जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई थी। पता नहीं किसका घर था। मुझे याद आने लगा कि एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। वो मुझसे टकराई थी। कहीं उन लड़कों ने मुझे अगवा तो नहीं कर लिया। कहीं मेरे साथ कुछ। इस सोच ने मेरी जान निकाल ली थी। मैं उठ के बैठ गई, लेकिन मेरे हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। उसी वक्त एक 4 साल लड़की ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मुझे देख के मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी, जिब्रान भाई, उस लड़की को होश आ गया। मैं हैरान थी कि मैं कहाँ हूँ, वो लड़की कौन है, आप किसे आवाज़ें दे रही हो। कुछ देर बाद एक नौजवान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, शुक्र है आपको होश तो आया। ये कह के वो मेरे पास आ गया। मेरे बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और ड्रिप देखने लगा। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं। कहने लगा, मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ और आप मेरे लिए। देखिए, मैंने आपको सड़क पे भागते हुए देखा था। मुझे लगा शायद आपके पीछे कोई लग गया है, आपकी जान खतरे में है। तो मैंने बहुत हॉर्न दिया ताकि आप रुक जाएं और मैं आपको बचा लूं। आपकी मतलूबा जगह आ जाएगी तो आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप तो भागे ही जा रही थी। इसलिए मुझे गाड़ी आपके आगे लाकर खड़ी करनी पड़ी और मुझे नहीं पता था कि आपको ब्रेक नहीं लगेगी। आप गाड़ी से बुरी तरह लग गई और फिर बेहोश हो गई। इसलिए मैं मजबूरन आपको अपने घर ले आया। मैं नहीं जानता था कि आपको किस जगह जाना है। तो प्लीज़ आप मुझे अपने घर का बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। मैंने अपने सर पे हाथ रखा जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। वो कहने लगा, आपको चोट लग गई थी, लेकिन खुदा न खास्ता ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपका ट्रीटमेंट कर दिया है। मैंने कहा, ये ड्रिप उतार दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। कहने लगा, हाँ मैं उतार देता हूँ। मुझे बताएं आपका घर कहाँ है, मैं थोड़ी देर तक आपको छोड़ आता हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था जब एक खातून कमरे में आई। वो कहने लगी, जिब्रान, तुमने खाना खाया है कि नहीं। वो शायद जिब्रान को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे देख के कहने लगी, ओ शुक्र है इस लड़की को होश आ गया। फिर वो कहने लगी, तुम कौन हो। मैंने कहा, मैं हानिया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम हानिया है। वो कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हारे घर का पता, कहाँ है तुम्हारा घर। तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे, उनका फ़ोन नंबर बताओ ताकि हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारे पास बिल्कुल महफूज हो। वो नौजवान जिब्रान कहने लगा कि देखें, आप रात से बेहोश थी और अब शाम के 5 बज रहे हैं। तकरीबन काफ़ी घंटे से आप बेहोश थी। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे वालिद तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने जल्दी से अपना नंबर उस नौजवान को बताया। जैसे ही मेरे वालिद ने फ़ोन उठाया, मैंने उस लड़के के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने कहा, बाबा मैं हानिया। मेरे वालिद कहने लगे, तुम कहाँ हो, उस कमीने ने तुम्हें कहाँ छुपा के रखा है, बताओ मुझे। मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ये इनसे पूछिए मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ जाए। उस वक्त मुझे अपने घर जाना था। अपने किए पे मैं बहुत पछता रही थी। मैंने पता नहीं क्यों इतना बड़ा भरोसा दाऊद पे कर लिया। मेरी इज्जत तो बच गई थी, लेकिन मोहब्बत के नाम पर जो गहरा घाव मैंने खाया था वो मैं भूल भी नहीं सकती थी। जिब्रान ने मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ा। कहने लगा, अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी बेटी बिल्कुल महफूज है। वो मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, फिर बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि उसका घर कहाँ है, तो इसलिए मजबूरन मुझे अपने घर लाना पड़ा। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं आपको पता बताता हूँ, आप यहाँ से आके अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। जिब्रान ने उन्हें अपने घर का पता बताया। ये जिब्रान की बहन का घर था। वो लाहौर में रहता था, यहाँ अपनी बहन के पास कुछ दिन गुजारने के लिए आया था। काफ़ी खुशमिजाज किस्म का शख्स था और डॉक्टर था। मेरे वालिद जब आए तो उसने मेरे वालिद को बहुत तसल्ली दी। मेरे वालिद मुझे गुस्से से देख रहे थे। मैं उनके साथ लगकर रोने लगी। वो कहने लगे, रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे वालिद मुझे वापस घर ले आए। मैंने हाथ जोड़ के अपने बाप के सामने माफ़ी मांगी। वो कहने लगे, तुम घर से बाहर क्यों निकली थी। मैंने कहा, वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था, धमकियाँ दे रहा था। मैंने झूठ बोल दिया।
मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं उसका कौन सा रूप देख कर आई हूं। मैंने कहा बाबा मुझे पता चल गया है कि मैं गलत थी। वो कहने लगे मुझे लगा था कि उसने तुम्हें अगवा कर लिया है। मैंने कहा अगवा ही किया था, बस मैं जान बचा के भाग गई। मुझे नहीं पता कि मैं कब उस नौजवान की गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। फिर वो मुझे अपने घर ले गया। बस अभी थोड़ी देर पहले मुझे होश आया था। मेरे वालिद कहने लगे मैं तुम्हें इस शहर में नहीं रख सकता। अभी तो उस कमीने को मैंने तुम्हारे अगवा के शक में जेल में डलवा रखा है, लेकिन जैसे ही ये बात सबको पता चली कि तुम अगवा नहीं हो बल्कि मेरे घर पे वापस आ चुकी हो, तो वो उसे छोड़ देंगे। वो भी शेर की तरह जेल की सलाखें तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। वहां भी उसको चैन नहीं है, धमकियां दे रहा है कि एक बार जेल से निकल आएगा तो छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हारे मामले में रिस्क नहीं ले सकता। मैं खुद भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैंने कहा मैं यहां नहीं रहना चाहती। वो मेरे चाचा से कहने लगे कि ये लड़का मेरी बेटी को छोड़ेगा नहीं। शुक्र है कि इसे अक्ल आ गई। राशिद, मैं हानिया, फायजा और तुम्हारी भाभी को लेकर लाहौर चला जाता हूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त है। तुम बस जैसे तैसे ये बंगला बेचो, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये बेच दो और लाहौर आ जाओ। और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और कोई पूछे तो किसी और शहर का नाम ले लेना। वो कहने लगे कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे बाबा कहने लगे कि जब तक हम सब कुछ बेचकर लाहौर नहीं चले जाते, वो लड़का जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। चचा कहने लगे नहीं आएगा, बस आप आज ही हानिया को और भाभी और बाकी बच्चियों को लेकर यहां से जाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे बाबा ने जहाज की टिकट करवाई। हम लाहौर में उनके दोस्त के घर चले गए। अपनी मोहब्बत पर मैंने बहुत आंसू बहाए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बचपन से मेरे साथ खेल कर, लड़कर, बातें कर कर के बड़ा होने वाला लड़का मुझे इतनी गहरी चोट दे जाएगा। मुझे याद आने लगा वो जो मैट्रिक में एक लड़के के प्रपोज करने पर उसने उसे मार मार के लहू लुहान कर दिया था। मेरे ऊपर उठने वाली हर बुरी नजर को देखकर वो मेरे सामने खड़ा हो जाता था, किसी सीसा पिलाई दीवार की तरह मेरी हिफाजत करता था। अगर उस लड़के ने 2 मिनट भी और तुम्हें देखा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो वो कैसे अपने दोस्तों के सामने मुझे बिकाऊ माल की तरह फेंक के चला गया? क्या ऐसे भी होता है? वो ऐसा क्यों निकला? क्या अभी तक उसने अपनी फूफो के कत्ल को दिल से लगा रखा है? वो मुझसे बदला ले रहा था, मैं मिली थी उसे बदला लेने के लिए। मैंने अपना तालीमी सिलसिला लाहौर में शुरू कर दिया। सारी तवज्जो मैंने अपनी पढ़ाई पर लगा दी। मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस हॉस्पिटल में आगे तालीम का सिलसिला मैं बढ़ाने के लिए जा रही हूँ, उसी हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर जिब्रान से भी टाकरा हो जाएगा। अक्सर मेरा हॉस्पिटल में उनके साथ आमना सामना होने लगा। वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। उस वक्त वो उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे थे। मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने भी हाउस जॉब शुरू कर दी। तब तक डॉक्टर जिब्रान से हमारे घर वालों के भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो चुके थे। वो अक्सर घर पे मेरे वालिद से मिलने आते थे। बहुत ही अच्छे मिजाज के इंसान थे। कहते थे आपकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, मुझसे ज़्यादा समझदार है। वो वैसे ही हंसते मुस्कुराते रहते थे। मेरे वालिद कहने लगे ज़रूर, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरा ख्वाब पूरा कर रही है। मुझे अपनी बेटी पे बहुत फख्र है। अभी भी मेरे बाप को मुझ पे बहुत मान था। कितना दिल दुखाया था मैंने उनका उस शख्स के लिए, उसकी बातों में आकर। लेकिन फिर भी मेरे बाप ने मुझे धक्के देकर नहीं निकाला था। मेरी बात पे भरोसा किया, मुझे सीने से लगा लिया। शायद यही फ़र्क होता है एक बॉयफ्रेंड में और एक बाप में। वो कभी अपनी औलाद को छोड़ नहीं सकता। मैं अपने बाप के सामने शर्मिंदा होने लगती थी। उनका रवैया भी मुझे वैसे ही लगा, वही मोहब्बत वाला, प्यार करने वाला। मैं सोच चुकी थी अब कभी उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। जैसे ही मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई, डॉक्टर जिब्रान ने वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे वालिदैन के पास रिश्ता भेज दिया। मैं बहुत हैरान थी, यकीन ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर जिब्रान कई बार हमारे घर आ चुके थे। यहाँ तक कि जब भी उनकी बहन कराची से लाहौर आती थी तो वो मुझसे ख़ास तौर पर मिलने आती थी।
मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आती थी। उसकी वालिदा भी, छोटा भाई भी, वो सब बहुत अच्छे थे। मेरे वालिद ने तो मेरा रिश्ता तय करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। जब वो उसके बारे में पूछने के लिए मेरे कमरे में आए, मुझसे कहने लगे, बेटे मुझे जिब्रान बहुत पसंद है, बहुत अच्छा नौजवान है और फिर डॉक्टर भी है। तुम्हें कभी भी इस मामले में कोई परेशानी नहीं होगी, वो तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगा। फिर कहने लगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा ना करें बाबा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। इसके बावजूद आपने मुझे धक्के नहीं दिए, मुझे घर से नहीं निकाला, बल्कि मुझे सीने से लगाया। आप जहां चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाबा ने मेरा माथा चूमा, कहने लगे, तुम मेरी जान हो, मेरी औलाद हो। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, और अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उसे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने बच्चों की गलती को हमेशा के लिए उनकी सजा बना दे। मैं रोने लगी, उनके सीने के साथ लग गई। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी। वो कहने लगे, भूल जाओ बेटा, मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दाऊद आया था। भूल जाओ कि तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की थी। माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है, कितना वसी होता है। मैंने अपने आप को समझा लिया था। जिब्रान ने मेरी मंगनी पर जब मुझे अंगूठी पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो मैं जैसे ही हाथ आगे करने लगी तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और हंसने लगा। मैं सुबकी सी महसूस कर रही थी। उसने फिर से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने उसके हाथ पर हाथ नहीं रखा। कहने लगा, अच्छा ना, इस बार नहीं हटाऊंगा हाथ पीछे। सब लोग हंस रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, उसके नाम की अंगूठी पहन ली। चंद हफ्ते बाद ही जिब्रान ने मुझसे कहा कि हानिया, मेरे दोस्तों ने मेरी जान खा रखी थी कि हम मंगनी पे नहीं आए, तो अब कह रहे हैं कि भाभी से मिलना है। प्लीज तुम आ सकती हो क्या? मैंने कहा, मैं नहीं आ सकती, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, मैं पूछ लेता हूं, अगर अंकल को एतराज ना हुआ तो क्या तुम आ जाओगी? मैंने कहा, हाँ, अगर बाबा को एतराज नहीं हुआ तो आ जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वहां मेरी मुलाकात दाऊद से हो जाएगी। क्या लगता था वो जिब्रान का? जिब्रान ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। शायद मैंने जिब्रान से कभी फोन पर लंबी लंबी बातें नहीं की थी। वो जब भी आता था मेरे वालिद के साथ बैठकर हंसी मजाक करता रहता था, मुझे बस देखता ही रहता था। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी की झलक साफ नजर आती थी। लेकिन हमारे बीच कभी भी बातचीत नहीं हुई थी। ना कभी उसने कोशिश की, ना कभी मैंने। उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। पहले ही कच्ची उम्र में बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी, इसलिए इस बार हर बात पर फूंक फूंक कर और संभल संभल कर कदम रखती थी। लेकिन वो शख्स मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए फिर से लौट आया था। इस वक्त मैं उसके सामने फिर से बेबस होके खड़ी थी। वो मेरे इतना करीब था कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो ऐसा क्या कर गुजरेगा। मेरे बहते आंसुओं को उसने अपने हाथों से साफ करना शुरू किया और मुझे ये लगा कि मेरे पूरे वजूद में किसी ने करंट सा दौड़ा दिया। मैंने कहा, दाऊद, खुदा के लिए मेरी नज़र में तुम्हारे लिए ज़रा सी जो इज्जत है उसे भी ख़त्म ना करो। वो कहने लगा, मुझे परवाह नहीं है, और जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, मुझे इसका गुनाह भी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें गुनाह सवाब की परवाह भी नहीं है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मानी रखती है? वो कहने लगा, मैं तुम पर वो हक जता रहा हूं जो तुमने पूरी रजामंदी से मुझे दिया था। तुम शायद भूल गई हो, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। उसकी इस बात ने तो जैसे मेरे सर पे बम फोड़ा था। ये कहकर वो पीछे हट गया। बाहर से जिब्रान ने दोबारा दरवाजे पे दस्तक दी और मैं यूं थी जैसे पत्थर की हो चुकी। वो कहने लगा, बताओ उसे कि तुमने मुझसे निकाह किया था। भूल गई हो क्या? तुम ये कैसे भूल सकती हो?
हानिया, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? मैं वाकई सब कुछ भूल चुकी थी। बस याद था तो ये कि उसने मेरे साथ धोखेबाजी की थी। उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे खिलौने की तरह पेश कर दिया था। मुझे सब कुछ याद था सिवाय इसके कि मैं उसके साथ एक रिश्ते में बन चुकी हूं। पता नहीं मेरे दिमाग से ये कैसे निकल गया। शायद दिल टूटने का, उसके धोखा देने का असर उस वक्त इस कदर ज्यादा हुआ कि मैं ये भूल गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो कहने लगा, जिब्रान को खुद बता देती तो ज्यादा बेहतर है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह के वो पीछे हट गया। मैं बिल्कुल गुम सुम खड़ी की खड़ी रह गई। उसने दरवाजा खोला तो जिब्रान उसे देखकर हैरान हुआ। वो कहने लगा, तुम यहाँ पे? वो कहने लगा, हाँ यार, तुम आए नहीं थे। मेरे हाथ पे कल बहुत जोर की चोट लग गई, तो मैंने रिसेप्शन से कहा कि जो भी डॉक्टर है मुझे उसकी स्लिप बना दे। मैं नहीं जानता था मुझे यहाँ भेज देंगे, बस ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए आया था। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, हानिया मुझसे ज्यादा अच्छी डॉक्टर है। मुझे देखकर जिब्रान कुछ हैरान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो कहने लगा, कुछ नहीं, मेरा चेकअप कर रही थी ना, इसलिए। मैं तो उसकी बात सुनकर इस कदर परेशान थी कि बयान नहीं कर सकती। एक और बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आन खड़ी हुई थी। जिस रिश्ते को मैं बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी गलती ने मुझे ये दिन भी दिखाना था कि मैं सोच नहीं सकती थी। दाऊद वहां से जा चुका था। जिब्रान मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें, एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा, नहीं, बस मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं घर जाना चाहती हूँ। कहने लगा, मेरी भी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं उसी के साथ बाहर निकली। उसके साथ उसकी गाड़ी में फ्रंट डोर खोल के बैठ गई। वो कहने लगा, आज तक तुमने कभी किसी भी मरीज को दरवाज़ा लॉक करके चेक नहीं किया, तुम्हारा दरवाज़ा क्यों लॉक था? जिब्रान के सवाल पर मैं बुरी तरह से घबराई। मैंने कहा, वो दरवाज़ा तो दाऊद ने लॉक किया था, या शायद नर्स ने कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। फिर मैं अपना सर दबाने लगी तो वो कहने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा, पता नहीं क्यों। हाँ। तो कहने लगा, चलो मैं पहले तुम्हें कॉफ़ी पिला देता हूँ। मैंने कहा, नहीं प्लीज़ जिब्रान, मुझे घर छोड़ दें, मैं घर जाके पी लूँगी। कहने लगा, ओके ठीक है। उसने मुझे घर के बाहर उतार दिया। मैं घर आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सर पकड़ के बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सबको ये बताऊं कि मैं गलती से उस शख्स के साथ निकाह कर बैठी थी। पता नहीं बाबा मुझे क्या कहेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि दाऊद लाहौर में है और मुझसे मिल चुका है तो क्या होगा? मैं वो ही तमाशे दोबारा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उससे आज़ादी हासिल करने के लिए मुझे उससे बात करनी थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उसका पुराना नंबर ऑन है या नहीं। मैंने डरते डरते कॉल की थी। पहली बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया। कहने लगा, हाँ बोलो हानिया। पता नहीं मेरा नया नंबर देखकर उसने कैसे पहचान लिया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कॉल की है? कहने लगा, मुझे पता चल जाता है, कोई 1-2 साल का साथ तो नहीं है ना, दिल गवाही दे देता है। तुम्हारे फ़ोन की बेल पर मेरा दिल धड़क कर मुझे ये बता देता है कि फ़ोन किसका है। उसकी ऐसी बातें अब मुझ पर असर नहीं कर रही थी। मैंने कहा, प्लीज़, मैंने तुमसे इस किस्म की बातें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। वो कहने लगा, फिर किस किस्म की बातें सुनने के लिए फ़ोन किया है? मुझे बता दो, मैं वो बातें कर लेता हूँ। मैंने कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहने लगा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। मैंने कहा, यूं नहीं, मिल के बात करते हैं। कहने लगा, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे कमरे में। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या मतलब, तुम क्या मेरे घर में मौजूद हो? कहने लगा, नहीं, लेकिन आ सकता हूं। कहाँ मिलना चाहती हो? मैंने कहा, किसी रेस्टोरेंट में। कहने लगा, ठीक है, मुझे बता देना कहाँ मिलना है। मैंने एक रेस्टोरेंट का एड्रेस उसको सेंड कर दिया। शाम 5 बजे का वक्त मैंने मुकर्रर किया था। मैं अपने हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई तो वो पहले से ही एक टेबल पे बैठा था।
मुझे देख के फौरन से खड़ा हो गया। मैं चलते हुए उसके पास आई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। मुझे ही देख रहा था। फिर कहने लगा, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? फिर कहने लगा, स्ट्रॉबेरी जूस मंगवा लेता हूं, तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? इससे पहले कि वो ऑर्डर करता मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, मैं अपनी पिछली सारी पसंद बदल चुकी हूं, मुझे अब स्ट्रॉबेरी जूस पसंद नहीं है। वो कहने लगा, फिर क्या पसंद है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आई हूं। वो कहने लगा, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ना, कितने अरसे बाद मिल रहा है। देखो, अब ये बात मत कहना कि तुम बड़ी मुश्किल से 10-20 मिनट के लिए आई हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आई हूं। उसने गहरी सांस ली। कहने लगा, अच्छा ठीक है, क्या बात है? मैंने कहा, दाऊद, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरा ये कहना था, वो मुझे बड़े गुस्से से देखने लगा। सामने पड़े गिलास को उसने जोर से पकड़ा और जोर से टेबल पे पटक दिया। कहने लगा, क्या चाहिए? तुमने क्या कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज नजरों से मुझे देख रहा था। मैं दोबारा बोल नहीं पाई। कहने लगा, हानिया, क्या कहा है तुमने? मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी कायम नहीं हुआ। देखो, अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं कोर्ट से खुला भी ले सकती हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तो इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि अपने फैसले खुद कर सको। फिर कहने लगा, जाओ, नहीं देता तलाक, तुम्हें कोर्ट से खुला चाहिए, जाओ जाके ले लो। और मेरा वादा है तुमसे हानिया, खुला तुम्हें मैं वहां से भी नहीं लेने दूंगा। मैंने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कहने लगा, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आई। बड़े अफसोस की बात है, हालांकि मैं तो तुम्हें बहुत सालों पहले बता चुका था कि तुम्हें चाहता हूं। मैंने कहा, बस कर दो ये ड्रामेबाजी, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुकी हूं। तुम्हारे ऐसे डायलॉग्स अब मुझ पे असर नहीं करते, क्योंकि अब मैं कम उम्र कमजोर लड़की नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। जितना तमाशा तुम मेरा बना सकते थे तुम बना चुके, लेकिन अब वो नहीं होगा। वो कहने लगा, कौन सा ड्रामा, कैसे डायलॉग्स? मैंने कहा, मैं हर बात दोबारा से दोहराना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है इसे मैं ऐसे यहीं खत्म कर दूं, तुम मुझे छोड़ दो। कहने लगा, पसंद बदलने का रिवाज तुम्हारे मिजाज में होगा, मगर मैं ऐसा नहीं हूं। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, कि तमाम उम्र एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। मैं उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, कैसे कर लेते हो इतनी ड्रामेबाजियां? तुम्हारा सारा सच मैं जान चुकी हूं, खुदा के लिए बस कर दो अब। ये बहुत बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अपनी पुप्पो का जितना बदला तुम मुझसे ले चुके हो वो काफी है। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो ठीक है, मैं तुमसे अगली मुलाकात कोर्ट में करूंगी। ये कहकर मैं खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलने लगी तो पता नहीं कैसे और कब दाऊद मेरे पास आया और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गाड़ी बिल्कुल मेरी गाड़ी के बराबर में खड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मुझे अंदर धकेल के बड़ी जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं ठीक से समझ भी नहीं पाई कि उसने मेरे साथ क्या किया। जब दूसरी तरफ से वो ड्राइविंग सीट पर बैठ के दरवाजा बंद करके उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा, चुपचाप बैठी रहो। उसकी बात पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो काफी गुस्से में माथे पर बल डाले काफी रफ ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा, दाऊद, गाड़ी रोको। वो कहने लगा, अब ये गाड़ी तब रुकेगी जब मैं चाहूंगा। मैंने कहा, दाऊद, गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। कहने लगा, जरूर, ये शौक भी पूरा कर लो। लेकिन गाड़ी लॉक थी। कहने लगा, ये गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं ये नहीं चाहूंगा। ना तुम दरवाजा खोल सकती हो ना खिड़की से कूद सकती हो। चुपचाप बैठ जाओ, मजीद कोई तमाशा मत बनाओ। ये सुनकर मेरी जान निकली थी।
मैंने कहा यहीं रोको गाड़ी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कहने लगा जाना तो पड़ेगा, अब तुम ज्यादा फिक्र ना करो, इस वक्त तुम अपने शौहर के साथ हो, और जब इंसान अपने महरम के साथ होता है ना तो उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता। मैंने कहा मैं लानत भेजती हूं तुम पे और तुम्हारे साथ कायम किए हुए हर रिश्ते पे। वो कहने लगा मुंह बंद कर लो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। दांत भींच के कह रहा था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा चुका था। मैंने कहा दाऊद गाड़ी आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। कहने लगा अच्छा है ना, जीते जी तो तुम्हारे बाबा हमें मिलने नहीं देंगे, इससे अच्छा है मर जाते हैं। वैसे भी हमने जीने मरने की बहुत सी कस्में साथ खाई हैं, आज सोच रहा हूं उस पर अमली जामा भी पहना दूं। मैंने कहा तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना। खुदा के लिए गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तब तक वो एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोक कर हॉर्न देने लगा। कुछ देर बाद चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। वो एक छोटा सा घर था। उसने गाड़ी अंदर पार्क की, चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गाड़ी का लॉक खोला। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी, मेन गेट की तरफ जाने लगी तो उसने आगे बढ़ के मेरी कलाई पकड़ ली। अब वो मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। मैंने कहा दाऊद मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अंदर लेके चला गया। उस घर में बस 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा लाउंज था। वो मुझे कमरे के अंदर ले गया। वहां ले जाके मुझे बेड पे पटखा था। कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाई। मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई थी। फिर वो बड़ी तेजी से मेरे पास आया। कहने लगा बताओ मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ है तुम्हें, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही थी। एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पे तुम्हें अगवा करने का केस कर दिया, मुझे पुलिस को पकड़वा दिया। तुम्हें अंदाजा है 1 साल की जेल काटी है मैंने तुम्हारे बाप की वजह से, और बजाय मुझे देखकर तुम खुश होती, मंगनी कर ली तुमने। कैसे मंगनी कर ली तुमने किसी और से, किसी और के नाम की अंगूठी तुमने कैसे पहन ली। मेरी मनकूहा होते हुए हानिया, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी और से मंगनी कर सकती हो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, जबरदस्ती मेरे हाथ से जिब्रान की पहनाई हुई अंगूठी उतारने लगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा तुम्हारी एक एक चीज पे मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ दाऊद की, समझी तुम। मैं कैसे बर्दाश्त करूं तुमने किसी और के नाम की अंगूठी पहन रखी है। उसके नाम की अंगूठी उतार के उसने जोर से दीवार पे मारी थी। फिर मेरे पास आ गया। मैं डर के पीछे हटी। मैंने कहा दाऊद मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं जानती हूं तुम मुझे यहां क्यों लेके आए हो। ये कह के मैं फूट फूट के रोने लगी। कुछ देर वो मुझे यूं ही गुस्से से देखता रहा। फिर पूछने लगा क्या पता है तुम्हें, क्यों लाया हूं मैं यहां तुम्हें। मैंने कहा तुम एक घटिया इंसान हो, तुम्हें मुझसे सिर्फ एक ही मतलब है, तुम मुझसे अपनी हवस पूरी करना चाहते हो। मेरा ये कहना था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। कहने लगा बकवास बंद करो, तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। मेरी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून गर्दिश करता है। मेरा कसूर बस इतना था ना कि तुमसे मोहब्बत की थी, जिसे तुमने सजा बना के रख दिया। कहाँ दफा हो गई थी तुम, मेरा वेट क्यों नहीं किया। तुम्हें अंदाजा है कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। वो चिल्ला के बोल रहा था। मैंने कहा मैं जानती हूं क्यों ढूंढ रहे हो, अपनी फूफो का बदला लेने के लिए। वो कहने लगा शट अप, तुमसे क्यों बदला लूंगा मैं। फूफो का बदला मुझे लेना होता तो हजारों बार तुम्हारे कमरे में आया था, तुम्हारे साथ कुछ भी करके जा सकता था, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुमसे मोहब्बत का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, ना तुमसे निकाह करने की। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो तुमने मुझसे कहा था निकाह करने के लिए, कहा था कि नहीं कहा था। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ के रख दिया। वो बहुत गुस्से में था। मैंने कहा हाँ कहा था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा बाप मेरा निकाह किसी और से ना कर दे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम निकाह करके
मुझे अपने दोस्तों के लिए तफरीह का सामान बना के छोड़ के चले जाओगे? वो कहने लगा, किसने छोड़ा था? क्या क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें भूख लगी थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था, और वहीं से तुम्हारे उस खबीस बाप ने मुझे पुलिस को पकड़वा दिया था। मैं तो चिल्लाता रह गया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने जबरदस्ती तुम्हें अगवा किया है। मैंने पुलिस की मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मैं उन्हें तुम्हारे पास ले जाता हूं, बस एक बार मुझे छोड़ दे। बेशक तुमसे पूछ ले, मैं तुम्हें अगवा करके नहीं लेकर गया, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। लेकिन जब पुलिस मेरे साथ उस फ्लैट में आई तो तुम भाग चुकी थी, मेरे दोस्तों को एक कमरे में बंद करके। पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी। मेरे दोस्त कहने लगे कि वो लड़की तुम्हें जानबूझ के इस केस में फंसवाना चाहती थी। वो अपने बाप से मिली हुई थी। तुम्हें पुलिस को पकड़वाने के लिए उसने ये सारा खेल रचाया था। पुलिस मुझे झूठा समझ के वापस ले गई। मुझे लगा तुम गवाही दोगी मेरे हक में, लेकिन तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझ पर अगवा का केस कर दिया। मुझे 1 साल की सजा सुना दी गई। मैं रोता रहा, कहता रहा कि बस एक बार हानिया को बुला दे, लेकिन तुम नहीं आई। मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करता रहा। अपने दोस्तों की बात का एतबार नहीं किया था मैंने। जब बाहर आया तो तुम्हारा घर बिक चुका था, किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। मेरे बाप ने मुझे जबरदस्ती बैरून मुल्क भेज दिया। वहां मेरी मुलाकात जिब्रान से हुई। उस वक्त वो कुछ मेडिकल का स्पेशल कोर्स करने के लिए आया हुआ था। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, फिर फोन पे राब्ता रहता था। मैं जब पाकिस्तान आया, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पूरा कराची छान मारा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अभी तक ढूंढ रहा था तुम्हें, और आज मिली हो तो इस तरह से। मुझे लगा था मुझे देख के तड़प उठोगी तुम, मुझसे पूछोगी मैं कहाँ था, मुझे बताओगी कि तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती तुम्हें मुझसे दूर किया था। लेकिन तुम तो वो हानिया ही नहीं हो। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी सारी असलियत मुझे बता दी थी। मुझे बताया था कि तुमने मुझे तफरीह का सामान बनाकर वहां कमरे में लाए थे। निकाह तुमने किया था, लेकिन सुहाग रात वो मेरे साथ मनाना चाहते थे। तुम खुद मुझे उनके पास छोड़ के गए थे। अब मेरे सामने ये सब बातें मत करो। वो कहने लगा तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अपने दोस्तों के सामने। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम्हें कोई नजर भर के देख ले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा हाथ जिब्रान के हाथ में देख के मेरा जी चाहता आग लगा दूं मैं सबको। और मैं तुम्हें अपने दोस्तों के लिए। हानिया, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? बस इतना जान सकी तुम मुझे। मेरे बारे में तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा, तुम एतबार कर लोगी। हो सकता है मेरे दोस्तों ने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो। वो मुझसे भी तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने तो एतबार नहीं किया। तुमने कैसे कर लिया? मैं बिल्कुल खामोश थी। अभी भी मैं बेयकीन थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वो मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेड पे बिठा दिया, फिर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, देखो हानिया, हो सकता है मेरे बारे में तुम्हें गलत फहमी हुई हो। हानिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं अब अपने माँ बाप को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सच है। मैं अभी भी कंफ्यूज थी। वो कहने लगा, सच सच बताओ, रह लोगी मेरे बगैर? उसका लहजा नम था। मैंने कहा, हाँ रह लूंगी, मैं इतने सालों से रह रही हूं, लेकिन अब मैं अपने वालिदैन को धोखा नहीं दे सकती। मेरे बाप ने मेरी इतनी बड़ी गलती पे मुझे माफ कर दिया था। मुझे सीने से लगाया था, धुतकारा नहीं था। मैंने दाऊद के सामने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। मैं रोते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी। वो कहने लगा, ठीक है, तुम्हें लगता है तुम जिब्रान के साथ खुश रह सकती हो, मेरे बगैर रह सकती हो, तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। फिर वो खड़ा हो गया, कहने लगा, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मैं उसके साथ बाहर निकल गई। उसने मुझे मेरे घर के सामने उतार दिया।
कहने लगा चंद दिन का इंतज़ार कर लो, डिवोर्स पेपर्स बनाने में कुछ दिन लग जाएंगे। ये कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए थे। फिर कहने लगा जिब्रान अच्छा इंसान है, खुश रखेगा तुम्हें। मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। जैसे ही मैं अपने मेन गेट के पास पहुंची तो उसने मुझे पुकारा था। कहने लगा हानिया। मैंने बेसाख्ता पलट के देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर नफी में सर हिलाने लगा। कहने लगा कुछ नहीं, जाओ। फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। मैं घर आ गई। अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। पता नहीं क्यों मेरे आंसुओं पे मेरा इख्तियार नहीं था। ऐसा लग रहा था उस रात जो कुछ भी हुआ शायद उससे दाऊद बेखबर था, जो कुछ भी उसके दोस्तों ने कहा था। फिर ये ख्याल आने लगा कि जब मैं वापस आ गई थी तो दाऊद पर केस क्यों किया बाबा ने? उसे 1 साल की सजा क्यों दिलवाई? उसे छोड़ देते। 1 साल उसने मेरे लिए जेल में गुजारा। उसे तो मुझसे नफरत हो जानी चाहिए थी। फिर भी वो मुझे ढूंढता रहा और अभी भी मेरी मिन्नत करने पर मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मैं जानती थी वो मुझसे अभी भी वैसी ही मोहब्बत करता है। ये सब कुछ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। अगले रोज मैं हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर जिब्रान से भी मुलाकात हुई तो वो कहने लगे मैं चंद रोज में अम्मी को आपके घर भेजूंगा हानिया। मैंने कहा कोई ख़ास काम है? कहने लगे हाँ, अब आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि अपना कमरा भी। जिब्रान की बात सुनकर मैं नज़रें चुरा गई। फिर कहने लगे एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? मैंने कहा जी पूछें। कहने लगे आपको मैं पसंद तो हूँ? जिब्रान के सवाल पर मैंने आंखें बंद कर ली। वो कहने लगे मुझसे मोहब्बत तो करती है ना आप हानिया? मेरी बंद आंखों में बस वही था, वही सितमगर जिसे मैं चाह कर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। दिल अब भी उसी के नाम पे धड़क रहा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती थी मेरी बंद आंखों से आंसू बह रहे होंगे। झटका मुझे उस वक्त लगा जब जिब्रान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने बरजस्ता आंखें खोलकर उसे देखा। कहने लगा मंगनी एक वादा होता है। मैंने कहा मैं जानती हूं, बेफिक्र रहे, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगी। कहने लगा हानिया मंगनी की अंगूठी कहाँ है? ये सुनकर मेरी जान निकली थी। वो तो दाऊद ने अपने कमरे में ना जाने कहाँ फेंक दी थी। मैंने कहा वो शायद मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रह गई है, मैं घर जाके पहन लूंगी। मैंने अपने हाथ को जिब्रान के हाथ से खींचना चाहा। उसने अपनी शर्ट की ऊपर की जेब से वही अंगूठी निकाली। उसे देखकर मेरे होश उड़े थे। कहने लगा ये रही। फिर मेरे हाथ में पहना दी। कहने लगा जानती हो ये मुझे कहाँ से मिली? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था क्योंकि जी तो प्यारे प्यारे से रीडर्स, क्या होगा एंड? क्या हानिया दे देगी मोहब्बत की कुर्बानी? क्या वो कर लेगी जिब्रान से शादी? बाप की इज्जत और मोहब्बत में से उसे किसे चुनना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।